जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं जो कि एमटीएस और आने वाले सीजीएल एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। तो आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें एक गलती है, ठीक है, वो बतानी है हमें। काफी क्वेश्चंस मैंने ऐसे कराए हुए हैं आप लोगों को, तो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे इसे कि नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आप एक चीज जानते हैं कि अगर कभी भी सब्जेक्ट कहीं भी सिंगुलर लिखा हुआ है तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और कभी भी किसी का भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैव की जगह हम सिंगुलर क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। पहले ही पार्ट में क्या था, हमारा करेक्शन था, यहां हम हैज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था और ये पिछले ही साल की किसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चंस हम अब मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें एंटोनिम बताना है किसी शब्द का एंटोनिम। कौन सा शब्द जो अंडरलाइन किया गया है, कौन सा शब्द अंडरलाइन किया गया, हर डॉग कैन क्लिम अंडर द फेंस। ठीक है, तो भाई अंडर मतलब नीचे, तो नीचे का उल्टा क्या होगा, ऊपर, और ऊपर मतलब ओवर। सिंक होगा नहीं, बिहाइंड होगा नहीं, बेनीथ होगा नहीं। जाहिर सी बात है, दूर से ही हमें दिख रहा था कि ओवर इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ट का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें से कोई एक शब्द हमारा इनकरेक्ट लिखा है, उसकी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट लिखी गई है। कौन कौन सी हैं देखते हैं, पढ़ते हैं। द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग। देखो बेगर्स तो बिल्कुल सही लिखा है, ग्लिटरिंग की स्पेलिंग पे थोड़ा सा डाउट है। आगे देखते हैं, डिग्निटरीज बिल्कुल सही लिखा है। सैट इन देयर असाइंड बिल्कुल सही है। रोज एंड जोक्ड विद वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिसेस बिल्कुल सही है। मतलब असाइंड सही है, अप्रेंटिसेस सही है, बेगर्स सही है। दिक्कत कहां है, ग्लिटरिंग में दिक्कत है। क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको क्लास के दौरान एक चीज बताई थी कि हर जगह हर शब्द की स्पेलिंग में एक चीज हमें याद रखनी पड़ती है कि ग्लिटरिंग में मैंने बताया था कि डबल टी याद रखना। ठीक है, और अगर आप डबल टी याद रखोगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो डबल टी क्या करेंगे, डबल टी लिख दिया, और जब डबल टी और आर कैसा, बाकी सब सिंगल, तो ग्लिटरिंग तो सिंगल आर। यहां क्या किया था, डबल आर कर दिया था, सिंगल टी कर दिया था। तो ग्लिटरिंग में डबल टी और सिंगल आर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। ठीक है, द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द एनुअल मीटिंग टुमारो। इसमें हमें ये बताना है कि भाई कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है नीचे। तो जाहिर सी बात है द कंपनीज बोर्ड ये सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑफ डायरेक्टर्स पूरा पूरा जो है सब्जेक्ट है, ये कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में यही तो करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। विल दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, विल वाले में बस बी लगा के और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। अभी पैसिव में यहां कौन सी दी है, फर्स्ट दी गई है, तो ये चेंज होगी थर्ड में। विल जो है तो ये हो जाएगा विल प्लस बी। द फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, तो फाइनेंशियल रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, ये किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो आपको ये देखना है, ये प्रीपोजिशनल क्लॉज है, ये जैसा का तैसा रहेगा वहीं पे लिखा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये कर देते हैं कि इसको उठा के बना देते हैं मेन, तो ये नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज कि देखो कहां कहां है फाइनेंशियल रिजल्ट, अब फाइनेंशियल रिजल्ट है बिल्कुल ठीक है, लेकिन विल हैव दे दिया, नहीं होगा, गलत।
ये तो कट गया पहले ही। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर बीइंग, भैया कट गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो नहीं रही थी और यहाँ बीइंग दे दिया, ये भी कट गया। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड द, यहाँ वर्ब ही नहीं दी है विल, तो ये भी कट गया। मतलब कि आंसर जाहिर सी बात है चौथा बचा, तो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड B3 है और बाय द, बाय भी लगा हुआ है। और देखो जो सब्जेक्ट था द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पूरी बात है, और आगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जैसे का तैसे जोड़ दिया, एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इसका आंसर है, जो सही पैसिव वॉइस है वो कौन सी है इस सेंटेंस की, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गिवन है। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट था लेकिन फ्यूचर बना है तो विल बी लगा हुआ है। ठीक है, और विल बी के बाद थर्ड फॉर्म, जाहिर सी बात है भाई ये विल क्या है, मॉडल है विल सेल, और इसको चाहिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, तो इसकी बात को फुलफिल करने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगा दी, लेकिन पैसिव को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो फिर बी लगा के हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, हमने V3 का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भाई एरर बतानी है। ठीक है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, एरर नहीं बतानी है, 4 सेंटेंस लिखे हैं और उसमें से हमें एक सही वाला सेंटेंस बच्चों क्या करना है, बताना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से सही है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। फिर है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज, देखो पार्टिसिपेंट्स इज द मेन सब्जेक्ट हियर, पार्टिसिपेंट्स क्या है, मेन सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट कैसा है बच्चों, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल लिखा हुआ है, ये तो प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होती है, तो जो ये वर्ब है वो इसको एग्री नहीं करेगी, वो हमेशा एग्री करेगी किसे, मेन सब्जेक्ट को एग्री करेगी। तो पहली चीज प्लूरल है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा वर्ब कैसी लेगा, तो वर्ब भी अपने साथ कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। अब हम नीचे देख लेते हैं, हर जगह वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, यहां भी वर्ब सिंगुलर, यहां भी वर्ब सिंगुलर, यहां भी वर्ब सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला आंख बंद करके ऑप्शन लगा देंगे, और यही ग्रामेटिकली हमारा सही सेंटेंस है भाई लिखा हुआ। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में बना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और वर्ब की ING फॉर्म लगती ही है, आप सभी जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, भैया एंटोनिम बताना है एक शब्द का, कौन सा शब्द है, तो उसे अंडरलाइन किया गया है। अच्छा ये भूल गए हैं, मैं कर देता हूं अंडरलाइन, ये सर्वाइल का एंटोनिम बताना है। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। सर्वाइल, तो सर्वाइल का उल्टा बताना है। अब सर्वाइल का सबसे पहली बात है कि मतलब क्या होता है, तो सर्वाइल का जो मीनिंग है, सर्वाइल का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है, फ्लैटरी करना, या फिर हो सकता है सर्वाइल गुलामी करना। ठीक है, किसी की गुलामी करना भी क्या होगा, सर्वाइल होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके थोड़ा सा अगर देखें हम तो एरोगेंट जो है वो इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। एरोगेंट का मतलब आप सभी जानते हो, इसके साथ जो सीपिस दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, सीपिस, बिकरिंग और कनिंग। कनिंग का मतलब जानते ही हैं, धूर्त होता है, ठीक है, और सीपिस का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना। और जो बिकरिंग है, बिकरिंग का मतलब होता है कलह, ठीक है, और सीपिस का मतलब क्या है, तो स्वीकारना, किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है, और कनिंग का मतलब तो धूर्त। और हमने बताया कि सर्वाइल का मतलब तो भाई होता है चापलूसी। तो हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, कि वो थोड़ा सा ना गुलाम टाइप का था, चापलूसी करने वाला आदमी था, तो उसका लोग क्या करते थे, फायदा उठा लेते थे। ठीक है, चापलूसी, गुलामी, या फिर आप कह सकते हो फ्लैटर, फ्लैटर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड, तो अगर इसका उल्टा हम देखेंगे, थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ अगर कोई वर्ड है तो वो वर्ड कौन सा है, एरोगेंट है।
एरोगेंट जो है वो सही इसका अर्थ दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये होगा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिट टू ईट, भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन कि मतलब ये कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि ऐसी चीज जिसे खाया जा सके या खाने योग्य चीज को क्या कहेंगे? वेजिटेबल कहेंगे? नहीं कहेंगे, पहले ही कट गया। वेजिटेबल कहेंगे जो पचने योग्य हो? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यूरेबल, क्यूरेबल मतलब जो फायदा करे, जो लंबा चले? नहीं, ये भी नहीं होगा। एडिबल होगा, क्यों? क्योंकि एडी रूट होता है ईट का। ठीक है, एडी जो रूट है वो है ईट का, और बल मतलब योग्य, तो एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। ठीक है, एडिबल होता है खाने योग्य, तो एक ऐसी चीज जिसे खाया जा सके एडिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें एक ईडियम हमने दिया है और ईडियम है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड, लिली का मतलब क्या होता है? लिली लिवर्ड, तो भाई जाहिर सी बात है ब्रेव? नहीं, इसका मतलब होगा नॉट ब्रेव। लिली, लिली निगेटिव बनाता है, तो लिली लिवर्ड का मतलब है नॉट ब्रेव। लिली मतलब छोटा सा, ठीक है, और ब्रेव, लिवर्ड, लिवर्ड मतलब छोटा लिवर, तो इससे याद रखें कि नॉट ब्रेव जो वीरता वाले कार्य नहीं कर सकता है, जो बाकी बड़ी चीजें नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो नॉट ब्रेव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉटी हो नहीं सकता है, शैतान। ब्रेव इसका जस्ट उल्टा था, तो ब्रेव होगा नहीं। कॉमिकल भी होगा, नॉट ब्रेव इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और एक शब्द हमें दिख रहा है जिलस, इसका करना क्या है देखते हैं, सिनोनिम बताना है। जिलस का सिनोनिम, तो एक हमने आपको वर्ड बताया है जील। जील का मतलब क्या होता है? उत्साह। ठीक है, और इसका जब सिनोनिम है, कॉपी पे लिखवाया भी था कि एंथुजियाज्म, यही बताया था ना, तो एंथुजियास्टिक क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई। डिटैच्ड मतलब अलग करना, हो ही नहीं सकता है। अपैथेटिक मतलब उदासीन, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो ये है वही ये है, इसका मतलब भी क्या है? सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, एपैथेटिक और इंडिफरेंट। ठीक है, निगेटिव वर्ड है दोनों और दोनों सिनोनिम है। ये पॉजिटिव वर्ड है और तीनों निगेटिव दिए हुए हैं, तीनों निगेटिव शब्द हैं, तीनों को काट दीजिए, तीनों नहीं हो सकते, ना ए और ना ए, एक ही तो बचा, बस इसको आंसर लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक, देखते हैं, इसमें भी अंडरलाइन करना भूल गए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, टाइपिस्ट थोड़ा सा गलती कर दे रहे हैं हमारे। परसुएड जो है उसका बताना है हमें आंसर। ठीक है, तो परसुएड की जब बात करेंगे, परसुएड की सबसे पहली चीज है कि इसका मतलब क्या होता है। तो परसुएड का मीनिंग क्या है? तो परसुएड का मीनिंग होता है कॉक या फिर एल्योर। एल्योर का मतलब किसी को लुभाना। ठीक है, किसी से बात की और उसको क्या कर दिया? इम्प्रेस कर दिया, तो उसको कहते हैं परसुएड। तो सी हैड एबिलिटी, उसके पास ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है कि वो क्या करता है? दूसरों को क्या करती है? दूसरों को इम्प्रेस कर देती है जल्दी। तो जाहिर सी बात है, अलग से एक शब्द हमको दिख रहा है, इम्प्रेस हो जाएगा। हाल्ट नहीं, हाल्ट मतलब रुकना, सप्रेस, जाहिर सी बात है दबाना। और अगर हम बात करेंगे कि आउट की, तो आउटरेज क्या होता है? एंगर होता है, तो ये तो होगा नहीं, मतलब गुस्सा करना, तो ये भी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है परसुएड, और परसुएड कहीं भी पर लग जाए तो जाहिर सी बात है शब्द पॉजिटिव बनेगा थोड़ा सा, तो पॉजिटिव, ये तीनों ही निगेटिव थे, हम काट देंगे। एक अलग से हमको शब्द दिख रहा था और वो क्या था? इम्प्रेस था भाई, तो इम्प्रेस हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो वी मस्ट रिमेंबर, इसमें करना क्या है? इसमें अंडरलाइन सेगमेंट जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट मतलब कि करना, फिर से इसने गलती की है थोड़ी सी। इनकलकेट जो है वो अंडरलाइन वर्ड है हमारा। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। ठीक है, तो भाई इसको कौन सा इनमें से एक शब्द ऐसा है जो इसकी जगह ले सकता है, इनकलकेट की जगह ले सकता है? हमें उस शब्द का पता लगाना है, हमें वो शब्द जानना है।
ठीक है, तो इन डेंजर नेगेटिव वर्ड है, हो नहीं सकता है। ये कह रहा है हमें पता होना चाहिए, वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, और व्हाट वी इनकलकेट इन देम, मतलब क्या हम उनमें जो है भरते हैं, उनको क्या समझाते हैं, तो ये चीज है। तो जाहिर सी बात है इंस्पायर होगा, इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट तो होगा के लिए यूज किया जाता है, इन डेंजर नहीं होगा, इंस्पायर नहीं होगा, इनस्टिल हो सकता है, इनस्टिल करेक्ट है, यही होगा ही। इन स्टिल का मतलब होता है कि अंदर समाहित करना, ठीक है, कोई चीज जो है किसी को समझाना, कुछ जो है किसी में एसिमिलेशन करना किसी चीज का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है, इनकलकेट, मन में बैठा देना किसी चीज को, ठीक है, इंस्टिल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इन्फ्यूज, ठीक है, इंस्टिल या फिर इन्फ्यूज, किसी चीज को पैदा करना। इन डेंजर जानते हैं, डेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जिन चीजों पे संकट हो या जो विलुप्त होने वाली हो, उन्हें इंडेंजर कहते हैं। तो इससे तो बिल्कुल नहीं हो सकता था संकट वाली चीज, संकटग्रस्त, ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट गया था, तो इंस्पायर होता नहीं, इंस्टिल ही हो सकता है, इंस्टिल, इन्फ्यूज, मतलब किसी चीज में कोई चीज बैठाना, समझाना, या हिंदी में हम ये कह देंगे कि कुछ भी पैदा करना, ठीक है, लाना, व्हाट वी इनकलकेट इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टिल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पैसिव वॉइस, select the option that expresses the given sentence in passive voice. He won't receive any better choice than this from anywhere, ठीक है, won't receive, he won't receive, he is the subject here, receive is the main verb, and any better choice is the main object in the sentence, ठीक है। देन के बाद जो चीज लिखी हुई है उसको हम एज इट इज, जैसे का तैसा लास्ट में सेंटेंस में लिख देंगे। तो हम देखेंगे कि ही वॉन्ट रिसीव, ठीक है, ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस, जाहिर सी बात है एनी बेटर चॉइस जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। एनी बेटर चॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और एनी बेटर चॉइस सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब, अब जो वांट है वो क्वेश्चन टैग की फॉर्म लगी हुई है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग की फॉर्म है। हम कुछ नहीं करते हैं, जब भी कभी मॉडल यूज हुआ है कहीं पे तो हमने क्या किया है, मॉडल के आगे बी जोड़ दिया है, जैसे का तैसा। अभी हमने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, विल था तो बी लगा दिया, यहाँ वांट है तो वांट है, रिसीव है, जाहिर सी बात है ये किस में चेंज हो जाएगी, ये वर्ब जो है वो V3 में चेंज हो जाएगी जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है। और एनी बेटर ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एनी बेटर चॉइस, वांट जैसा है क्वेश्चन टैग को वैसा ही लिख देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, और बी के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, और बाय ही का क्या हो गया, हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, मेरे हिसाब से यही करेक्ट पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें वुडंट हैव कर दिया था तो नहीं हो सकती है, टेंस चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इधर स्टूडेंट कर दिया था नहीं होगा, इधर हैव कर दिया था तब नहीं होगा। तो भाई ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब कि ए कि हमें एलिमिनेशन से ऑप्शन को काट देना है और जो बचे उसी पे हमें थोड़ा सा लगाना है। अगर हमें नहीं भी कोई चीज याद आ रही है तो थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि हमेशा थर्ड फॉर्म होती है पहली चीज, और टेंस चेंज नहीं होता है। तो टेंस चेंज नहीं होता, हम बी जोड़ देंगे, बाई जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द दिया हुआ है और इसका हमें सिनोनिम बताना है। कई बार करा चुका हूं कि फीबल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है ये बेनफुल है, दूर से हमने क्या कर दिया, वीक लगा दिया। बेनफुल का मतलब क्या होता है, तो बेनफुल जो है उसका मतलब होता है श्रापित, ठीक है। एक्कर्स्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है।
अनहीडफुल, तो अनहीडफुल का जो मतलब होगा वो भी मतलब हो जाएगा हाँ, अनहीडफुल का मतलब होगा जो नोटिस ना किया जाए, जिसपे ध्यान ना दिया जाए, तो अनहीडफुल का मतलब नॉट नोटिसिंग। ठीक है। और स्ट्रांग का मतलब जानते ही हो, स्ट्रांग तो इसका एंटोनिम था भाई फीबल का। स्ट्रांग क्या था, इसका एंटोनिम था। और वीक क्या है इसका, तो सिनोनिम है। तो फीबल का मतलब वीक, और वीक कहां मिल गया तुमको, तो इधर पे मिल गया भैया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, अंडरलाइन शब्द की देखनी है। शब्द कौन सा है, एसोसिएशन है। और एसोसिएशन में क्या आप जानते हो कि कैसे लिखेंगे, एसोसिएशन। सही है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है एसोसिएशन का, तो भाई आंसर तो इसमें एस आई है, नहीं होगा, कट जाएगा। ठीक है, टी आई ओ एन सब में है, बिल्कुल सही है। इसमें सिंगल एस है, ए भी कट जाएगा। इसमें सिंगल एस है, ए भी कट जाएगा। बात है, चौथा बचा ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो हमारा है कि अब हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। अंडरलाइंड ईडियम का हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो सबसे पहली चीज है कि इसे अंडरलाइन तो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ईडियम है। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट। ठीक है, तो भाई हमारा जो ईडियम है वो दूर से हमें दिख रहा है कि वो है टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट। जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और उस सिचुएशन में कंफ्यूज होना ही क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स। तो मेरे हिसाब से बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि जब आप कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं और उस, तो उसको हम क्या कहते हैं कि टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम समझाने का उसने प्रयास किया पूजा ने, बट सून, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई। तो टू बी वेरी कंफ्यूज्ड इज नोन एज टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स। ठीक है, सीधा मतलब होगा कंफ्यूज्ड। एक नो प्रोग्रेस, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। मॉडिफाई एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन पैराग्राफ लिखा हुआ है, गिवन बिलो ऑर्डर अरेंज द सेंटेंस टू पैराग्राफ। ठीक, तो भाई इन बिहार एंड इंडिया in particular every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use। ठीक है, बिहार और सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से कि हम इसको कैसे करेंगे, हमें इसे कैसे करना चाहिए, तो ऑप्शन के हिसाब से करना चाहिए। हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, ए सी डी बी, डी सी ए बी, बी सी डी ए और सी बी डी ए। ठीक है, सबसे पहली बात किसकी हो रही है, देखते हैं, साथ देंगे एक बार ऑप्शन। द स्मेल्टिंग वाज डन, स्मेल्टिंग होता है किसी भी मेटल को अलग करना, उसके ओर्स को अलग करना मेटल के, तो वो स्मेल्टिंग होती है। केमिस्ट्री का टर्म है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस, हाँ ठीक, द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन। ये सब स्मेल्टिंग की बात हो रही, कहां हो रही, बिहार सेंट्रल इंडिया में। किस चीज की स्मेल्टिंग, से कभी भी मेन सेंटेंस हो सकता है, तुमको ए और डी, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले चीज है प्रोडक्शन ऑफ वूज स्टील। वूज स्टील मतलब कि यही मेन सेंटेंस है, किसके प्रोडक्शन की बात हो रही, वूज स्टील के प्रोडक्शन की। काहे के लिए रिक्वायर्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। तो भाई डी हमारा सबसे पहले होगा सेंटेंस, और जब डी सबसे पहले होगा तो डी एक ही में सबसे पहले है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी में सबसे पहले हमारा गिवन है डी। देखिए
DCAB हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ वूज स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th century. ठीक है, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. और फिर the smelting was done by men while women worked on the bellows pumping air that kept the charcoal burning. देख रहे हैं, सबसे लास्ट में बताया गया है कि वो आदमियों और औरतों के द्वारा कैसे किया जाता है, तो इसको हम लास्ट में रख लेंगे सेंटेंस को। तो हमें पहला और आखिरी देखना है कि वो सेट हो जाए, समझ लो हमारा पूरा PQRS सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, और फिर से PQRS का ही क्वेश्चन है भाई, फिर से पैरा जम्बल्ड का क्वेश्चन है, तो उसमें भी यही करना है। the amount till he had paid up 1000। और एक इसका सबसे अच्छा तरीका ये है सॉल्व करना कि हम ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन से अगर आप करेंगे पेपर में तो सबसे आसान हमारे लिए हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, सबसे पहले तो ये he repeated the statement increasing amount and he had waited to 1000 pounds। ठीक है, कौन है देखते हैं। During the spring of 1770 the iron foundry in a remote district आयरन फाउंड हो, गलत कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। फाउंड इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडिल एज्ड मैन विद अ नोटबुक। 3 cauldrons were next prepared under his directions. He would weigh out 2 pounds of iron, them heated till they were red hot, then weigh them again। ठीक है, देखो थोड़ा सा है, और सीरियल और MTS कभी कभार एक क्वेश्चन कभी कभार 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। ये शिफ्ट है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही शांत मन से हमको देखना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि हम किससे चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमको दिख रहा है कि बी वाला कब की बात हो रही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, ठीक है। और यहाँ 3 cauldrons की बात हो रही है, प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शंस। हिज डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। और अगर बी सबसे पहला सेंटेंस है तो फिर इसके बाद क्या, तो इसके बाद किसकी बात हो रही है, मिडिल एज मैन की बात हो रही है। और मिडिल एज मैन की बात हो रही है तो इसके लिए हम ही का यूज कर सकते हैं, और जब इसके लिए ही का यूज कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम क्या कर देंगे, डी वाला दोबारा रख, क्योंकि यहीं पे किया गया ही, ठीक है। तो बी और डी, अब बी डी किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, मतलब आंसर तो यही है। और फिर से ही वाली बात लिखेंगे और फिर लास्ट में हम कर देंगे ये सी वाला, ठीक है। तो इसका वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर कि सबसे पहले हम बी रखेंगे, फिर कौन सा डी रखेंगे, फिर हम ए रखेंगे, फिर सी रखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं भाई। बी में मिडिल एज में एज्ड मैन की बात हुई है तो इसी एज्ड मैन के लिए ही आया हुआ है, तो फिर हम ही बताएंगे तो कि कौन है। तो डी और ए तो पहले आ ही नहीं सकता था, सी भी नहीं आ सकता था, देखने में ही लास्ट पता चल रहा है, तो बी डी ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ मूव कर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सी इज डैश अ पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी, ठीक है। देखो अब जो सी है वो कैसी लग रही है, सुंदर, पिकॉक की तरह सुंदर लग रही है, मतलब है मोर की तरह लग रही है, पिकॉक की तरह लग रही है, पिकॉक की तरह लग रही है ब्लू सैटिन साड़ी में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एडजेक्टिव में कभी भी अगर कंपैरिजन करते तो वो कंपैरिजन मात्र और मात्र एक पैटर्न पे हो सकता है, और वो पैटर्न है हमारा एज प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री और फिर एज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम यहां से एक चीज देखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल एज हो नहीं सकता था, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एज होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेज में निगेटिव क्वालिटी को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। ब्यूटीफुल लाइक हो नहीं सकता है, मतलब कि एक ही आंसर बचा और वो हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। ठीक,
फिर से भैया PQRS का क्वेश्चन, मतलब कि देख रहे हैं आप इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं पैरा जंबल्ड से। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। ठीक है, चलो इसी में देखते हैं कि द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग तिरंगा which means tricolor on 22 July 1947 as a symbol of nationalism and freedom. It is fashioned from khadi, which is domestically spun India cotton. ठीक है, Indian cotton. It features 3 horizontal stripes that are all the same width. बिल्कुल सही बात है। देखेंगे कि पहले कौन सा आ सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किस बारे में बात हो रही है? तिरंगा के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जिसमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है वही सबसे पहले लिखा जाएगा, और जब वही सबसे पहला लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है एक ही में बी दिख रहा है और वो है BCDA हो जाएगा। ठीक है, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, तो बी पहले हो जाएगा। फिर रख लेंगे हम सी क्या एज अ सिंबल। ठीक है, इसको सेकंड पे रख लेंगे, फर्स्ट पे इसको रख लेंगे। हाँ, और फिर इट फीचर्स किसकी बात हो रही है? तो जाहिर सी बात है तिरंगे की बात हो रही है। इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑल द सेम विथ, बिल्कुल सही है, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा डी वाला। ठीक है, और ए द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज। देखो जब हम उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, जब हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो हमने एक पैटर्न में बताना शुरू किया है, और जब हमने उस पैटर्न में बताना शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि बॉटम टू टॉप गए हैं, तो द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड आंसर जो है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है द हंटर डॉग फॉलोड द हाइनास। क्या हाइनास? सेंस नहीं, सेंस तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, सेंट होता नहीं है। यही सेंट की स्पेलिंग जो होगी वो ये सही है, इसका मतलब होता है खुशबू। ठीक है, या महक। ठीक है, समझे कि नहीं? फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस जो है वो सेंट हो जाएगा, हाइनास सेंट। तो हंटर डॉग्स जो होते हैं वो हाइनास की क्या, बारहसिंगा, उसकी सेंट से प्रभावित होते हैं, उस फॉलो करते हैं, मतलब जहां जहां जाएगा खुशबू से चले जाएंगे, तो सेंट हो जाएगा। सेंट की स्पेलिंग याद रखना SCENT। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा काहे का है? तो कॉम्प्रिहेंशन इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each number। ठीक है, हाँ, क्लोज टेस्ट है भाई हमारा, और हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके आगे इसके क्वेश्चंस गिवन है, हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन, हम थोड़ा वापस भी आएंगे, करना थोड़ा सा अभी मुश्किल पड़ेगा, ऑप्शन देखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आके कि कहाँ पे कौन सा होगा। ह्यूमन लाइफ इज, ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज क्या? कंसीडरिंग अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, कंसीडरिंग होगा नहीं, टू कंसीडर होगा नहीं, कंसीडर होगा नहीं, मतलब कि दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, ये और ये नहीं हो सकता है, इज के बाद दोनों ही नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कंसीडर होगा नहीं, टू कंसीडर होगा नहीं, इज जब इसके बाद या तो अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो हम थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, कंसीडर्ड लिख सकते हैं, और अगर हम कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं तो कंसीडरिंग लिख सकते हैं। दो चीजें कर सकते हैं कि या तो कंसीडरिंग लिखें या फिर कंसीडर्ड लिखें। देखते हैं, तो ह्यूमन लाइफ इज, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के बारे में बात हो रही है, इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग होना चाहिए, मेरे हिसाब से कंसीडर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ह्यूमन लाइफ इज
कंसीडर्ड। ये क्यों कर रहे हैं, कंसीडरिंग क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जब कभी ऐसे हम पैसेज या कोई भी स्टेटमेंट वाली बात करते हैं उसको हम पैसिव में लिखते हैं, पैसिव में लिखते हैं, इसलिए इज के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। विटनेस, नोन, अवेयर, नहीं अवेयर तो होगा नहीं, नोन होगा नहीं, ठीक है। जाहिर द आने वाली चीज क्या होगी, नाउन होगी, और विटनेस नाउन है, अवेयरनेस नाउन है, दो शब्द हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। इसका तो आंसर था ही कंसीडर। देखते हैं वापस आके, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। विटनेस की तो बात ही नहीं हो रही, इररिलेवेंट लग रहा है मुझे थोड़ा सा, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे अगर भरेंगे तो वो हम अवेयरनेस भरें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन बी फॉस्टर पीसफुल coexistence. We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. ठीक, substance के आगे the formless God is invisible to the naked eye. ठीक है, since from as, और लास्ट ऑप्शन हमारा और लिखा हुआ है, पूरा कर लेना, ठीक है। देखते हैं, since from as per for, यहां लिखा हुआ है टू लिंक अवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस, सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई। भाई देखो, टाइम क्लॉज की बात हो रही है, कोई हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है टाइम क्लॉज बनाने के लिए तो व्हेन का यूज करते हैं या सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन लिख देंगे, सिंस लिख देंगे, तीनों नहीं होंगे क्योंकि सब प्रीपोजिशन का काम करेंगे, तीनों ही टाइम क्लॉज नहीं बनाते हैं, व्हेन, व्हाइल और बनाते हैं, सिंस है टाइम क्लॉज इस्तेमाल करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाँ, the formless God is invisible to the naked eye. Our mind often wanders wherever it goes. Wherever it goes. As a result, as a reaction, causing या as a reason. बताओ भाई, मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए इट गोज एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि इन चीजों का रिजल्ट होगा ना आगे, फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई, अवर माइंड ऑफन वांडर्स वेयरएवर इट गोज। तो एज अ रिजल्ट वी आर, हाँ, एज अ रिजल्ट, एज अ रिएक्शन होगा नहीं, काट दो भाई, कॉजिंग नहीं हो सकता है, एज अ रीजन नहीं हो सकता है, वो रिजल्ट है किसी चीज का, ठीक है, रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। तो एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजियन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस। एक एस काट देना भाई, यहां से गलत लिख गया, हेवेंस मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस बाय द, हो जाएगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा एक बार, लिखा हुआ है एंड रिलीजियन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस। तो व्हाइट लाइट ऑफ द हेवेंस एंड रिलीजियन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो आप एक को एक चीज तो पता चली कि यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक्स इनटू हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होता है, कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा इससे। तो तीन कट गए हमारे, ब्रेक्स इनटू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लिख के देखें, लाइट ऑफ हेवेंस breaks into multicolored fragmentations by the prisms of men and loses its gravity instead of uniting। ठीक है भाई, इतने थे हमारे 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट के। थोड़ा सा
पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से चीजें देखनी पड़ेंगी, आगे से पीछे वाले सेंटेंस को रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा, मीनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, टेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्लोज टेस्ट में 3 से 4 तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो प्रीपोजिशन के पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज के पूछे जाएंगे, या वर्ब से क्वेश्चन होगा। जाहिर सी बात है वर्ब चेंज करनी होगी तो टेंस का क्वेश्चन है वो, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा तो हमें कहाँ पे नाउन लगाना है, हमें पार्ट ऑफ स्पीच की बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कहाँ नाउन की नीड है, कहाँ वर्ब की नीड है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकेंगे। ऑप्शन के एलिमिनेशन में हमें यहाँ से काफी फायदा मिलेगा। कहाँ पे टाइम क्लॉज आना है, कहाँ पे जेरंड यूज होगा, कहाँ पे इन्फिनेटिव लगेगा, तो ये सारी जानकारी मतलब कि पूरी ग्रामर की हमें जब जानकारी है, हम सभी चीजों को आपस में रिलेट करना जानते हैं, ग्रामेटिकली सही क्रम में लिखना जानते हैं, तो हम क्लोज टेस्ट को कभी भी गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा ध्यान मांगता है, कंसंट्रेशन मांगता है, तो कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान से बैठेंगे, लगाएंगे तो हमारे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन और PQRS के क्वेश्चन होने लगेंगे, मतलब पैरा जम्बल्ड वाले, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं, साथ बनाए रखिए। ऐसे ही हम लोग हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन का 25 या 20 जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे संभव हम लोग करेंगे, और आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले SSC के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।